गुरोरप्यलवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य न्याय्यम भवति शासनम। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार गुरु या शक्ति संपन्न जन यदि स्वार्थी होकर करणीय एवं अकरणीय का विचार छोड़ दे तथा कुमार्गामी बन जाए तो उसे भी दंडित करना न्यायपूर्ण कहा गया है। तो ऐसे ही ज्ञान और शक्ति की संपन्नता के साथ विवेक की जागृति की दिशा में बढ़ रहे ज्ञानानुरागियों को हमारा अभिवादनम, अभिनंदनम और सुस्वागतम, सुप्रभातम। जी हाँ, सुप्रभात की वेला में कार्यक्रम सुप्रभातम में स्वागत सत्कार की परंपरा का निर्वाह करता हुआ मैं नारायण दत्त मिश्र समर्पित करता हूँ आप सभी को सादर नमस्कार। सुप्रभातम में स्वागत सत्कार की परंपरा के बाद हम यथाक्रम आज का पंचांग, सुभाषित, भारतीय ज्ञान परंपरा, स्वास्थ्य मंत्र, योग, आयुर्विज्ञान और संस्कृत पाठशाला जैसे उपक्रमों को करेंगे प्रस्तुत। तो आइए इस क्रम को आरंभ कर लेते हैं सुप्रभातम के पहले प्रभाग आज के पंचांग के साथ और जान लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, पुष्य नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। पंचांग की प्रस्तुति के बाद अब समय है हमारे दूसरे प्रभाग की प्रस्तुति का, जिसे आप जानते हैं सुभाषित के नाम से, जिसे सुनने के साथ ही आप में, हम में एक भाव विशेष जगता है और हम अधिक व्यावहारिक होने की दिशा में और भी अधिक अग्रसर हो जाते हैं। उदाहरणतः आत्मज्ञानम समारंभस तितिक्षा धर्मनित्यता यमर्थान्नापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म या मानवीय धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को अपने कर्तव्य से या कहें कि अपने पुरुषार्थ से नहीं डिगाते, वह ही ज्ञानी कहलाता है। तो ज्ञान संपन्न और ज्ञान संपन्नता की प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहे ज्ञान अनुरागियों को ऐसे ही प्रेरक और व्यावहारिक सुभाषित को जानने व विचार करने का है अब समय। आपकी चिर परिचित संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं के माध्यम से। अर्थेन भेषजं लभ्यं आरोग्यं न कदाचन, अर्थेन ग्रंथ संभारः ज्ञानं लभ्यं प्रयत्नतः। धन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। इसी प्रकार धन से बड़े बड़े ग्रंथ लिए जा सकते हैं, परंतु ज्ञान तो प्रयत्न और परिश्रम करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। Money can fetch you medicine, not health. Similarly, through money you can buy voluminous books, but knowledge can be acquired only through sustained efforts and hard work. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति का। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित महाबलीपुरम भारतीय ज्ञान, कला और स्थापत्य का एक जीवंत उदाहरण है, जो अपने सुनहरे अतीत से आज भी विश्व को विस्मित करता है। महाबलीपुरम के स्मारक केवल कलात्मक सुंदरता ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है और इसे मंदिरों के निर्माण तथा आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी समझा जा सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इन्हीं तथ्यों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े इस रिपोर्ट के माध्यम से। भारत की प्राचीन सभ्यताएं केवल भौतिक निर्माणों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनमें गहन ज्ञान, दर्शन, कला और स्थापत्य की समृद्ध परंपराएं समाहित थीं। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित महाबलीपुरम, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का एक जीवंत उदाहरण है, जो अपने सुनहरे अतीत के साथ आज भी विश्व को विस्मित करता है। यह स्थान न केवल एक पुरातात्विक स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति और इंजीनियरिंग कौशल का एक अकाट्य प्रमाण है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यात्रा और संवाद का विशेष महत्व है और महाबलीपुरम ने इस परंपरा को साकार किया।
इसका नाम दैत्यराज बलि से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें भगवान वामन ने पृथ्वी का दान इसी स्थान पर दिया था, जो इसकी पौराणिक जड़ों को दर्शाता है। महाबलीपुरम का सुनहरा अतीत मुख्य रूप से पल्लव राजाओं के शासनकाल में फला फूला, विशेषकर नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में, जिनके नाम पर इस स्थान को मामल्लापुरम भी कहा गया। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं ने यहाँ चट्टानों को काटकर भव्य स्मारक समूह का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का अग्रदूत बना। यह केवल मंदिरों का निर्माण नहीं था, बल्कि पत्थरों को जीवन देने की कला थी, जो भारतीय शिल्प शास्त्र के गूढ़ ज्ञान को दर्शाती है। यह स्मारक एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए 5 अलग अलग मंदिर हैं, जो रथों के आकार में हैं। इनमें धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ और द्रौपदी रथ शामिल हैं। ये दिखाते हैं कि भारतीय शिल्पियों को पत्थरों के भीतर से पूरी संरचना को गढ़ने का कितना गहरा ज्ञान था। कई गुफा मंदिरों को चट्टानों के अंदर तराशा गया है, जैसे महिषासुर मर्दिनी मंडप और वराह मंडप। इनकी दीवारों पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सजीव नक्काशी है, जो भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित होकर भी सदियों से प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है, जो भारतीय वास्तुशिल्प की दृढ़ता और टिकाऊपन का प्रमाण है। महाबलीपुरम के स्मारक केवल कलात्मक सुंदरता ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक ज्ञान का भी प्रदर्शन करते हैं। पत्थरों को बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी सटीकता से तराशना, विशालकाय संरचनाओं का निर्माण करना और उन्हें सदियों तक सुरक्षित रखना, यह सब उस समय के गणित, भूविज्ञान और भौतिकी के गहन ज्ञान को दर्शाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कला को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता है। महाबलीपुरम के मंदिर और नक्काशियां केवल कलाकृतियां नहीं, बल्कि शिव पंथ के प्रमुख केंद्र और वैष्णव परंपरा के प्रतीक हैं। वे हमें भारतीय देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और दार्शनिक विचारों से जोड़ते हैं, जिससे यह स्थान एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बन जाता है। 1984 में यूनेस्को द्वारा इन स्मारकों को विश्व विरासत स्थल घोषित करना इसके कालातीत मूल्य और भारतीय ज्ञान के वैश्विक महत्व की पुष्टि करता है। आज भी महाबलीपुरम की इमारतें अपने भीतर इतिहास की परतों को समेटे हुए हैं, एक सुनहरे अतीत की कहानी कहती है और भारतीय कला, धर्म और इतिहास की महानता का जीवंत प्रमाण है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि हमारा अतीत केवल इतिहास नहीं, बल्कि ज्ञान, कौशल और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध एक धरोहर है, जिसे संजोने और समझने की आवश्यकता है। राजमंगल पांडे के साथ जैनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी इस विशेष रिपोर्ट के बाद अब क्रम है स्वास्थ्य मंत्र का। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होता है। हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आइए जान लेते हैं। हड्डियां हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये शरीर को चलाए रखने के लिए, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने के लिए सहायक होती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में पोषक तत्व होने चाहिए। स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए ये अनिवार्य है कि हम एक स्वस्थ और संतुलित डाइट का सेवन जिंदगी भर करें, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम, अन्य मिनरल्स और विटामिन्स हों। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिसका प्रभाव हड्डियों
और दांतों पर सबसे अधिक पड़ता है। ऐसे में हड्डियों के रोग और समस्याएं प्रभावित करने लगते हैं। हड्डी एक लिविंग और डायनामिक टिश्यू होती है जिसमें कि जोड़ और तोड़ हर समय होता रहता है। खास तौर से बचपन में हड्डियों में प्रोटीन के फ्रेमवर्क में कैल्शियम डिपॉजिट होता है। हड्डियां बड़ी होती हैं, बच्चे लंबे होते हैं और एक पीक बोन मास 25 साल की उम्र तक हो जाता है। एक पीक बोन मास ठीक से बने और उसके बाद ये मेंटेन रहे, ये जरूरी है कि हम एक संतुलित भोजन का सेवन करें। यदि हड्डियों को सही पोषण न मिले तो समय के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही फ्रैक्चर या हड्डी टूटने की संभावना भी बनी रहती है। इसमें प्रोटीन्स, दूध उत्पाद, दाल, बीन्स, नट्स, पीस, चिकन, फिश, अंडा जैसे भोजन में मिलता है। कैल्शियम जो है वो भी दूध उत्पाद, दाल, नट्स, ड्राई फ्रूट, हरी सब्जियां, फिश यानी कि मछली में अच्छी तरह पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से स्किन में ही इंसान में बनता है, पर इसके अलावा फिश लिवर ऑयल, लिवर, अंडा, सोयाबीन उत्पाद और हरी सब्जियों में विटामिन डी काफी होता है। विटामिन के हरी सब्जियां, मीट, दूध उत्पाद में मिलता है और हेल्दी फैट्स बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स जैसे पदार्थों में अच्छी तरह होता है। तो ये हम सबके लिए बहुत अनिवार्य है कि अगर हमें अपनी हड्डियां मजबूत रखनी है तो हमें एक हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए ताकि हम ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया जैसे बीमारियों से बच सके और उनसे होने वाले फ्रैक्चर्स को भी दूर रख सके। संतुलित और स्वास्थ्य के अनुकूल आहार का सेवन करने से आप कई तरह की परेशानियों को दूर रख सकते हैं। कम उम्र से ही हड्डियों का सही विकास होना और सही देखभाल होना जरूरी है। अपने आहार में सही पोषण लें जिससे आपकी हड्डियां मजबूत रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब सुप्रभातम में समय हो गया है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। वक्त बदला है, तेवर नहीं, रोटू कहने का है अंदाज वही। न फेक एजेंडा की बिसात, न झूठ का जाल, सिर्फ तथ्य, तर्क और तीखे सवाल। देखिए मेरे साथ दो टूक, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। डॉक्टर दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ।
हर महीने होगी बड़ी बचत। आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुप्रभातम कार्यक्रम में। योग स्वस्थ जीवन के लिए उपयोगी है। नियमित योगाभ्यास करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आइए देखते हैं स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ यौगिक क्रियाओं को। आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी कलाइयों को मजबूत करने के लिए दो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, जिसमें पहला है सहज भाव आसन, जिसमें अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ के अपनी ओर अंदर की ओर खींचते हैं, जिससे आपकी कलाई में दबाव पड़ता है। इसी तरह से उंगलियों को नीचे करके फिर आप इस तरह से आप अंदर की ओर खींचते हैं कि कलाई में ऊपर की ओर खिंचाव पड़ता है। और इसी तरह से यही हाथ नीचे की ओर रखते हुए कलाई को, आपकी हथेली को सामने रखते हुए अंदर की ओर खींचना है। यही क्रिया आप दूसरे हाथ से भी दोहरा सकते हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर और फिर सामने की ओर। यह हुई पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज के लिए हम आएंगे मार्जरी आसन में। तो पहले हम सभी अपने बैठेंगे। पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। 1 आर्म एंड 1 पाम डिस्टेंस लेते हुए मार्जरी आसन। आप ध्यान दीजिए मेरी इस कलाई पर, इसमें हम करने वाले हैं 3 तरह से मूवमेंट। कंधों को कलाई के ठीक ऊपर रखते हुए प्रेशर नीचे की ओर डालना है और जितना अच्छा लगे कंधों को धीरे धीरे आगे की ओर थोड़ा पुश करेंगे, रुकेंगे 1-2 सेकंड के लिए और फिर वापस आएंगे। फिर इस तरह से हम आगे पुश करेंगे, फिर रुकेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, फिर वापस आएंगे। इस तरह से आप इसको 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ये हुई एक्सरसाइज इसमें एक। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप अपनी उंगलियों को अंदर की ओर घुमाइए और कंधे का प्रेशर नीचे की ओर डालते हुए इस बार कंधे को हम अंदर की ओर दबाएंगे। तो आप महसूस करेंगे आपके कलाई में अंदर की ओर दबाव है और सामने की ओर खिंचाव है। इसको भी आप 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। अंदर आएंगे, 2 से 3 सेकंड रुकेंगे और फिर धीरे से वापस। इसी तरह से इसी हाथ में आप देखें कि कलाई को पलट लीजिए, मतलब आपकी हथेली ऊपर की ओर। इसमें आप सामने रखना चाहें या अंदर की ओर या घुमा के उंगलियां पूरी अपनी तरफ रखें, चलेगा, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो। एंड देन वी विल ट्राई टू पुश। इसमें कलाई को आप उंगलियों को अंदर की ओर घुमा कर रख सकते हैं। फिर आप प्रयास करेंगे कि कलाई को, जहाँ ये रिस्ट का जॉइंट आपके कलाई का जोड़ है, इसको आप नीचे की ओर दबाएंगे, लेकिन बिल्कुल सावधानी पूर्वक। इसमें जल्दबाजी ना करें और बहुत अधिक प्रेशर ना डालें। कलाई को सीधा रखते हुए कंधे का प्रेशर थोड़ा सा डालना है, 2-3 सेकंड के रुकते हुए, फिर वापस। इसका फिर से हम कलाई को नीचे दबाएंगे, हथेली आपकी उंगलियां रिलैक्स्ड हैं, फिर वापस। इसी तरह से एक बार और दोहराएंगे, ये दबाया और वापस। यही क्रिया आप अपने दूसरे हाथ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से अपने कलाइयों को मजबूत करने के लिए और भी अधिक प्रैक्टिकल टिप्स को जानने के लिए आइए सुनते हैं हमारे योग गुरु हंसा माँ को। नमस्कार। हम रोजमर्रा के काम किस तरह करते हैं उस पर जरा सा ध्यान देना जरूरी है। मैंने देखा है कि एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से कोई चीजें उठा रहे हैं। अब नेचुरली आपके मसल्स पर स्ट्रेन पड़ेगा, कलाई पर झटका लगेगा और वो मसल्स दुखेगी। ये नहीं करना है। जब भी कुछ भी उठाना हो, दोनों हाथ की मदद से उठाएं तो कलाई पर प्रेशर नहीं रहेगा। कोशिश ये की जाए कि आप शरीर में प्रोटीन का प्रोडक्ट बढ़ाएं, क्योंकि मसल्स स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और इसीलिए आप मूंग दाल ज़रूर खाएं। मूंग दाल बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाती है बॉडी में, इसलिए उसका सेवन दिन में एक बार तो रेगुलर करना चाहिए। और उसमें अदरक डालना भी बहुत ज़रूरी है कि वो दोनों का कॉम्बिनेशन मसल्स को स्ट्रांग बनाएगा। जीवन में अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। कोई भी काम जब टेंशन में करते हैं तो झटके के साथ ही होता है। कोई भी नई चीज़ करें, ध्यान से करें तो सब बराबर होगा। नमस्कार।
स्वास्थ्य मंत्र और योग से जुड़ी प्रस्तुतियों के बाद अब क्रम है आयुर्विज्ञान का, जहां बात होगी कब्ज और वात की समस्या और उसके आयुर्विज्ञान परक समाधान की भी। आजकल का खान पान बहुत बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। लोग बाहर खा रहे हैं, तेल का तला हुआ, फ्राइड, पता नहीं वो भी तेल कितनी बार यूज होता है, और जो मसाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इरिटेंट हैं। इन कारण से शरीर में अजीर्ण नाम का एक रोग पेट में लोगों को हो रहा है। इसमें एक तरह की खट्टी खट्टी डकारों का ऊपर आना, बार बार गैस बनना, पेट में ब्लॉटिंग होना, पेट फूल जाना और कॉन्स्टिपेशन होना, ये समस्याएं बहुत देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि इनकी कोई दवा नहीं है, बार बार रोज कुछ ना कुछ टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं, लेकिन आयुर्वेद इसके लिए अद्भुत आपको बहुत आसान एक तरीका बताता है। लवंग पथ्ययोः क्वाथः। आपको क्या करना है कि लौंग, 2 लौंग को क्रश करके थोड़े से पानी में, आधा ग्लास पानी में डालना है, और पथ्या का मतलब होता है हरड़, छोटी हरड़ का पाउडर आधा चम्मच इसमें डाल के आधा ग्लास पानी में इसको मिला करके सैंधवान अवधूलितः, थोड़ा सा सेंधा नमक की धूल की तरह, मतलब 1 चुटकी उसमें डाल देना है। पीतः प्रशमत्याशु, इसे पीते ही एकदम अजीर्णम रेचयत्यपि, अजीर्ण और जो पेट में बहुत ज्यादा जो गैस वगैरह है उससे 100% मुक्ति मिलती है। संस्कृत संभाषण सीखने के लिए आइए अब संस्कृत पाठशाला प्रभाग की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के कुछ पदों के अर्थ एवं उनसे जुड़े प्रयोगों को बता रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। नमो नमः। भवतां सर्वेषामपि संस्कृत पाठशालायां स्वागतम। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत सीखने के क्रम में हम आज 3 पदों पर विशेष ध्यान देंगे। पहला पद है मम। इसे मम बिल्कुल भी नहीं कहना है, इसका शुद्ध उच्चारण है मम। मम अंत में अ की ध्वनि अवश्य आनी चाहिए। मम का अर्थ है मेरा। दूसरा पद है भवतः। भवतः, भवतः अर्थात आपका। ध्यान यह देना है कि यह शब्द पुल्लिंग के लिए ही प्रयुक्त होगा। एवं तीसरा पद है भवत्याः। भवत्याः, इसका भी अर्थ है आपका, पर यह स्त्रीलिंग के साथ ही प्रयुक्त होगा। तो आज संस्कृत की पाठशाला में ध्यान देने के लिए 3 पद हैं, मम, भवतः और भवत्याः। मित्रों, इनके उच्चारण एवं अर्थ को जानने के बाद अब बारी इनके अभ्यास की। आपसे निवेदन है कि संस्कृत पाठशाला देखते समय ही आप हमारे साथ बताए जा रहे अभ्यासों को बोलकर अभ्यास करिए। इससे 2 लाभ होंगे। एक तो अलग से आपको संस्कृत सीखने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा, और दूसरा जोर जोर से बोलने के कारण सिखाया जाने वाला पाठ या अंश स्वतः कंठस्थ हो जाएगा। अस्तु, अब मम, भवतः और भवत्याः के प्रयोग को शिक्षक, छात्र और छात्रा के संवाद के माध्यम से सीख लेते हैं। अब आप यदि परिवार के लोगों के साथ इसे देख रहे हैं तो आप में से कोई एक शिक्षक बन जाइए, कोई छात्र तो कोई एक छात्रा बन जाइए। यदि आप अकेले देख रहे हैं तो तीनों पात्रों के रूप में आप स्वयं अभ्यास करिए। हम आपकी सुविधा के लिए वाक्यों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप पहले इनके उच्चारणों को ध्यान से सुनिए एवं दूसरी बार मेरे साथ जोर जोर से इन्हें बोलिए। अब जैसे मैं शिक्षक हूं, कक्षा में सबका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं कह रहा हूं नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम। नमो नमः सर्वेभ्यः स्वागतम, अर्थात नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मम नाम गवीशः, भवतः नाम किम। अब इन 2 वाक्यों को आप एक साथ बोलिए। मम नाम गवीशः, भवतः नाम किम। यह तो हुआ प्रश्न। अब अगर आप छात्र बने हैं तो आपको उत्तर देते हुए कहना है मम नाम दीपकः, यह जो भी आपका नाम हो। उदाहरण के लिए मम नाम धर्मेंद्रः, या आप कह सकते हैं मम नाम माइकल।
या कह सकते हैं मम नाम रजा तौसिफा। आपको यहाँ उत्तर देते समय ध्यान देना है कि यह प्रश्न छात्र से अर्थात किसी पुल्लिंग से किया गया है, अतः आप में से जो छात्र बना है यह जो पुल्लिंग है उसे ही इस प्रश्न का उत्तर देना है। आप सामान्यतः अपने नाम के पीछे विसर्ग लगाकर उत्तर दे सकते हैं। अभ्यास के लिए मम नाम के साथ अपना या किसी पुल्लिंग का नाम ले सकते हैं। पुल्लिंग के बाद अब क्रम स्त्रीलिंग पद भवत्याह का। इस क्रम में भवतः के स्थान पर भवत्याह का प्रयोग होगा, जैसे मम नाम गवीशः भवत्याह नाम किम, अर्थात मेरा नाम गवीश है, आपका नाम क्या है। तो इसका उत्तर किसी छात्रा को ही देना है। यहां आप कह सकती हैं मम नाम कृत्वी, मम नाम गौतमी या फिर मम नाम श्रीशा। इस प्रकार स्त्रीलिंग के नामों का उच्चारण कर आप अभ्यास कर सकती हैं। मित्रों, आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तर तो पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में समान ही है, जो है मम नाम, और नाम के स्थान पर आपका अपना नाम। पर प्रश्न में भवतः एवं भवत्याह से पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग का भेद समझते हुए हमें उत्तर कहना है। कुल मिलाकर भवतः नाम किम कहने पर कोई बालक या पुरुष ही उत्तर दे एवं भवत्याह नाम किम यह पूछने पर कोई बालिका या महिला ही उत्तर दे। वैसे नाम पूछने के इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग भेद से बचने के लिए तव नाम किम अर्थात तुम्हारा नाम क्या है यह प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन आरंभिक प्रयोग में भवतः भवत्याह का प्रयोग सरल एवं भाषा सीखने के क्रम में आगे अधिक उपयोगी है। मम, भवतः, भवत्याह इन पदों का प्रयोग आप वस्तु, स्थान, संबंधी आदियों के साथ कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी प्रकार आप करिए अभ्यास। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों का आप अपने सोशल मीडिया पर लिखकर, वीडियोस बनाकर स्वयं अभ्यास करने के साथ साथ अन्यों को भी कर सकते हैं प्रेरित। पाठशाला की अग्रिम कक्षा में आपसे होगी भेंट नए पदों के साथ। तब तक के लिए नमो नमः। समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए सुप्रभातम के आज के अंक की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे अपने सहयोगियों के साथ अभी दीजिए अनुमति। शुभम भवतु। समेशा।